Good morning students. Today we will discuss application part 3 of गॉस लॉ। आज हम गॉस के नियम का एप्लीकेशन भाग 3 पढ़ेंगे। एक गोली खोल, स्फेरिकल सेल, खोखला गोला, हॉलो स्फीयर और उसे कहा जाता है सेल या कवच। ऐसे गोलीय कवच, इनके कारण आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम कैसे करेंगे। अगर खोखला गोला है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसके पास जो भी है वो उसका सरफेस एरिया है, उसका पृष्ठ भाग है और उसका हम क्षेत्रफल कैलकुलेट कर सकते हैं, सरफेस एरिया। Q चार्ज है और उस Q को हमने इस गोलीय खोल पर, जिसे सेल कहा जा रहा है, कवच कहा जा रहा है, उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया है, समान रूप से वितरित कर दिया है। क्योंकि यहां वॉल्यूम की बात नहीं होगी, गोला खोखला है, अतः उसके पूरे क्षेत्रफल पर जो चार्ज है उसको एकांक क्षेत्रफल पर हम कहेंगे सिग्मा, और सिग्मा को सरफेसियल चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। सिग्मा मानने का फायदा यह है कि जितना सरफेस एरिया, जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे काम का होगा, हम उसमें सिग्मा को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नेट चार्ज, जो एरिया हम कवर कर रहे हैं, जो एरिया हमारे काम का है, उसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्येक गोली कवच का केंद्र O है। स्फेरिकल सेल या गोली कवच का केंद्र O है। इसको मैंने कंप्लीट मोटी लाइन से बनाया हुआ है। गोलीय कवच या स्फेरिकल सेल की रेडियस कैपिटल R है। यहां 3 केसेस उपलब्ध रहेंगे। ये स्फेरिकल सेल है, गोली कवच है, उससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है और यहां हमें दिख रहा है ये स्मॉल r कैपिटल R से ग्रेटर है, बड़ा है। एक केस ये हो सकता है ये पॉइंट P या स्मॉल r डिस्टेंस और कैपिटल R दोनों बराबर ही हो और ये P पॉइंट इस गोलीय कवच या सेल के सरफेस पर ही हो। ये सेकेंड केस या दूसरी परिस्थिति हो सकती है। तीसरी परिस्थिति हो सकती है ये स्फेरिकल सेल है, गोली कवच है, इस पर ये Q चार्ज सभी है, Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, समान रूप से वितरित है और चूंकि ये सरफेस एरिया पर चार्ज है इसलिए इसका सरफेसियल चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। इस चार्ज के अंदर, मतलब गोले के अंदर ये स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है, इसका पॉइंट P यहां है जो इनसाइड द स्फेरिकल सेल है, गोलीय खोल के अंदर है। तो यहां दिख रहा है ये कैपिटल R है और ये स्मॉल r है, तो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। 3 परिस्थितियां हमारे पास हो सकती हैं। पहली केस से हम शुरुआत करते हैं। हमें इस गोलीय खोल स्फेरिकल सेल के बाहर स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो जो स्टेप हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के पढ़े हैं उन 5 को हम क्रमिक रूप से यहां दोहराएंगे, सक्सेसिवली रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम एक गॉसियन पृष्ठ को चुनते हैं, गॉसियन बंद पृष्ठ को चुनते हैं, क्लोज सरफेस को चुनते हैं और ये सरफेस पॉइंट P से होकर जानी चाहिए। और स्फीयर के बाहर गॉसियन पृष्ठ स्फेरिकल ही होता है, गोलाकार ही होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये गोलाकार हमने गॉसियन बंद पृष्ठ की कल्पना की। बी इमेजिन अ स्फेरिकल क्लोज्ड गॉसियन सरफेस व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट P। ये हमारा पहला कंडीशन जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का है वो कंप्लीट हुआ। और जब भी हम स्फेरिकल सरफेस बनाते हैं तो स्फेरिकल सरफेस सिमेट्रिकल होती है। उसकी 2 विशेषताएं हमें पता है। स्फेरिकल सरफेस पर कहीं भी हम कोई एरिया, छोटा सा एरिया कहीं भी सिलेक्ट कर लें, इस एरिया से जो ds वेक्टर होगा, स्मॉल एरिया एलिमेंट का जो वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर होगा, उसकी डायरेक्शन और E की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, एक जैसी होती है और रेडियल होती है। ये हम पढ़ चुके हैं। जब भी गॉसियन गोलीय पृष्ठ की बात होगी, गोलीय बंद पृष्ठ की बात होगी, उसके किसी भी स्मॉल एरिया एलिमेंट्स
किसी भी छोटे क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों त्रिज्यीय होंगी, रेडियल डायरेक्शन में होंगी और उनके बीच का एंगल हमेशा कितना होगा 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू होगी 1। ऐसे हमने बहुत सारे स्मॉल एरिया एलिमेंट्स इस गॉसियन पृष्ठ पर चुन लिए, क्योंकि हमें सेकेंड पॉइंट कैलकुलेट करना है बाय द डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, परिभाषा से विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, जो हमारा पॉइंट नंबर 2 था एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस लॉ में। तो हमने बहुत सारे इस सरफेस पर जो गॉसियन बंद पृष्ठ है और पी से निकल के जा रही है, बहुत सारे स्मॉल एरिया एलिमेंट्स चुने और एक एरिया के लिए, एक छोटे से एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को माना डी फाई ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए लगा रहा हूं, नहीं भी लगाएंगे तो भी काम चलेगा। डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी एस। इस छोटे से एरिया के लिए मैं मान रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बदल नहीं रहा है, और वास्तव में सच्चाई तो यह है कि जब गॉसियन बंद पृष्ठ होता है, गोलीय पृष्ठ होता है, तब ई की वैल्यू बदलती नहीं है, क्योंकि सेंटर से ई की वैल्यू, सेंटर से सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस एक जैसी रहती है, तो डिस्टेंस नहीं बदलती तो ई भी नहीं बदलती। लेकिन हमने एक छोटे से एरिया के लिए ई को कांस्टेंट माना है, तो ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, और जब मैं इसको खोल दूंगा तो डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ये वेक्टर फॉर्म है, ये स्केलर फॉर्म है। जब कॉस थीटा लगाएंगे तो वेक्टर फिर नहीं लिखेंगे। और ई और डीएस, ई और डीएस दोनों कैसे हैं? रेडियल है, क्योंकि सरफेस कैसा है? गोली है, रेडियल है, तो इनके बीच का एंगल हमेशा 0 डिग्री होगा। डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस। ऐसे ऐसे अनंत इनफाइनाइट स्मॉल एरिया एलिमेंट्स मैं इस पूरी गॉसियन गोली पृष्ठ पर चुनता हूं, और पूरे पृष्ठ के लिए निकालने का एक ही तरीका है कि मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, समाकलित कर दूं, इन सब को जोड़ दूं। तो डी फाई ई को मैं इंटीग्रेट करूंगा और ये पूरा बंद पृष्ठ का साइन बनाऊंगा, क्योंकि ये पृष्ठ कैसा है? क्लोज है, बंद है। इक्वल टू ई डीएस। ये पूरे बंद पृष्ठ के लिए डीएस और ई का जो गुणा होगा उसको प्रोडक्ट को मैंने जोड़ दिया। डी फाई ई का समाकलन डीएस का समाकलन एक्स होता है, तो डी फाई ई का समाकलन होगा फाई ई इक्वल टू ई को बाहर निकाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बदलती नहीं है गोली पृष्ठ के लिए, और यहां डीएस, पूरे डीएस को जब मैं जोड़ दूंगा इस बड़े गोले के सारे डीएस, जो गॉसियन बंद पृष्ठ है, जब मैं इनको जोड़ दूंगा तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूरा का पूरा क्षेत्रफल मुझे मिलेगा सारे डीएस को जोड़कर। तो ये बड़ा जो गॉसियन बंद पृष्ठ है, इसकी रेडियस तो क्या है? स्मॉल आर है। जो हमने स्फेरिकल सेल चुना है, जो हमारा गोलीय खोल है, उसकी रेडियस आर है, लेकिन गॉसियन पृष्ठ की रेडियस स्मॉल आर है। तो हम इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे लेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर, इस बड़े गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां हम रख सकते हैं इक्वल टू 4 ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, या हो जाएगा 5 ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको हम देंगे इक्वेशन 1। डेफिनेशन से हमारा फ्लक्स आ गया 5 ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। थर्ड पॉइंट, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन क्लोज्ड सरफेस। जो गॉसियन बंद पृष्ठ हमने चुना है, उसके अंदर झांक कर देखेंगे टोटल चार्ज कितना है। तो आप यहां देखें, ये गॉसियन पृष्ठ हमने चुना हुआ है, और इसके अंदर इस स्फेरिकल सेल पर टोटल चार्ज कितना है? क्यों? यहां हमें सरफेसियल चार्ज डेंसिटी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, क्योंकि जितना सरफेस एरिया है पूरा ही अंदर है, पूरा का पूरा क्यू चार्ज अंदर ही आ रहा है। तो ये पूरा चार्ज इनसाइड द गॉसियन क्लोज्ड सरफेस, गॉसियन बंद पृष्ठ के अंदर जो चार्ज है वो क्यू है। तो यहां कैलकुलेट करने की हमें आवश्यकता नहीं है। फिर हम फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ पॉइंट है गॉसियन लॉ से फ्लक्स कैलकुलेट करना।
तो गॉसियन लॉ क्या कहता है, कोई भी आपके पास बंद पृष्ठ है उसके अंदर झांको चार्ज कितना है और उसमें एप्सिलॉन नॉट का भाग दे दो। अगर एयर और वैक्यूम है, अभी हम मान रहे हैं कि एयर और वैक्यूम है, तो हमने लिया फाई गॉस लॉ से हमने लिखा बाय गॉस लॉ फाई ई इक्वल टू होगा टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन पर सरफेस क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जब क्या है एयर या वैक्यूम है तो हम ये चीज लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते हैं। ये इक्वेशन हमारा 2 है। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी इस पॉइंट P पर जो कि स्मॉल r डिस्टेंस पर है, इस गोलीय खोल स्फेरिकल सेल के केंद्र O से सेंटर O से। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो समीकरण 2 हम पहले लिख लेंगे, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड एक सी है, तो E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से कैपिटल E निकल के आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को साथ में लिखता हूं इंटू क्यू अपॉन r स्क्वायर। और ये तो हमने पढ़ा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो पॉइंट चार्ज के कारण भी आती थी। यस, इसका अर्थ है कि स्फेरिकल सेल पर, इस गोलीय खोल पर जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो समान रूप से आवेश वितरित है Q, वो बिल्कुल वैसे ही व्यवहार कर रहा है जैसे कि ये सारा का सारा चार्ज Q एक पॉइंट चार्ज हो और कहां रखा हो, सेंटर पर। अगर हम इस पूरे चार्ज को एक पॉइंट के रूप में लेकर सेंटर पर रख देंगे तो r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है वो यही होता है जो हमें मिल जाए। तो पहले केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड किया इस गोलीय खोल के सरफेसियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये पॉइंट चार्ज नहीं है क्योंकि पूरी सरफेस पर, पूरी पृष्ठ पर इस गोलीय खोल के आवेश वितरित है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस चार्ज से r डिस्टेंस पर, चूंकि r डिस्टेंस कहां से लेंगे हम, सेंटर ऑफ मास से, तो भले ही चार्ज यहाँ गोलीय खोल के बाहर है लेकिन इस गोलीय खोल का केंद्र कहां है, O। तो डिस्टेंसेस हम कहां से मेजर करेंगे, पॉइंट O से मेजर करेंगे। स्मॉल r डिस्टेंस पर ये पॉइंट P था और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होगी। अब B केस में आएंगे सेकंड, यदि स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल है, ये पॉइंट P इसी की सरफेस पर, गोलीय खोल की सरफेस पर ही आ गया है, तो अभी क्या होना है, इस स्मॉल r की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल R। तो हम लिख सकते हैं इन केस 2, केस नंबर 2 में, इन केस 2 स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। अगर स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है तो फिर इस स्मॉल r की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल R का स्क्वायर। तो केस नंबर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। मतलब P पॉइंट जब गोलीय खोल के ही सरफेस पर स्थित है, सिचुएटेड है, तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को गोलीय खोल की त्रिज्या का वर्ग करके भी नाप सकते हैं, क्योंकि स्मॉल r गॉसियन पृष्ठ की जो रेडियस है स्मॉल r और गोलीय खोल की जो रेडियस है कैपिटल R दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ये लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 4 है वो केस B में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इंडिकेट करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। अब हम केस नंबर 3 की बात करेंगे या केस नंबर C की बात करेंगे। C पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, यहां देखें पॉइंट P यहां गोले के अंदर चला गया, जो गोलीय खोल हमने लिया है, खोखला गोला जो हमने लिया है उसके अंदर पॉइंट P चला गया, और स्मॉल r, क्योंकि स्मॉल r तो गॉसियन सरफेस की दूरी है, और गॉसियन सरफेस हमें कहां खींचनी पड़ती है, गॉसियन सरफेस पॉइंट P से होकर हमें निकालनी पड़ती है जो सिमेट्रिकल हो। तो गोले के अंदर गोला भी सिमेट्रिकल है, और ये डॉट 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 जो गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस पॉइंट P से होकर जा रही है। इस सरफेस के लिए स्मॉल r है डिस्टेंस पॉइंट P की, ये सेंटर O है, तो कैपिटल R ये है, स्मॉल r ये है, तो स्मॉल r फिर कैपिटल R की तुलना में है स्मॉल है, छोटा है। इस छोटे गोले पर हम बहुत सारे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये भी स्फेरिकल है, गोला है, तो E और ds यहां भी कैसे होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, रेडियल डायरेक्शन में होंगे, त्रिज्यीय दिशा में होंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से बाय द डेफिनेशन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, बाय द डेफिनेशन
इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सारे डीएस को जोड़ देंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, यहां आर छोटा है, ये छोटे अंदर वाले गोले का एरिया आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और वही के वही जो हमने बड़े गोले के लिए किया था वही छोटे गोले के लिए करेंगे। तो फाई इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आएगा बाय द डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ से क्या आएगा, फाई E इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, क्यू इस गोले के अंदर चार्ज है, ये छोटा वाला गोला इसके अंदर चार्ज है क्या, इसके अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर तो चार्ज 0 है, कहां दिख रहा है चार्ज। तो इस छोटे गोले के अंदर जो स्मॉल आर अंदर वाला जो स्फीयर है, अंदर वाला जो गोल है उसके अंदर चार्ज नहीं है, तो Q इक्वल टू 0 है, तो फाई E इक्वल टू यहां 0 आएगा। अगर Q इक्वल टू 0 रखूंगा, ये अगर फाई इक्वल टू 0 है तो जब हम इसको और इसको इक्वेट करेंगे, इसकी और इसकी तुलना करेंगे, तो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू आएगा 0। अगर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो E बराबर होगा 0 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और ये वैल्यू आएगी 0। इसका अर्थ ये है कि गोली खोल के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो यहां से हम यहां तक जब चलेंगे, यहां के जस्ट पहले तक यहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी, क्योंकि गोले के अंदर आप कोई सा भी गोला बनाएंगे छोटा, उसके अंदर चार्ज तो 0 होगा। जब आप यहां आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पर आ जाएंगे, गोली कवच की जब सरफेस पर आ जाएंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। उसके आगे आप बढ़ेंगे, दूर बाहर की तरफ और जाएंगे, मतलब डिस्टेंस और बढ़ाएंगे P पॉइंट की, तो आपका जो इक्वेशन आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, और ये स्मॉल r इस कैपिटल R से ज्यादा है, ये R इस R से कैपिटल R से ज्यादा है। तो आप बता सकते हैं क्या, R बड़ा है, ये R छोटा है। अगर ये R बड़ा है तो E की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि स्मॉल r बड़ा है और R स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। R की वैल्यू ज्यादा, E की वैल्यू कम। इस R की वैल्यू इस R की तुलना में, स्मॉल r की तुलना में कैपिटल R की वैल्यू यहां कम है तो फिर ये कम है तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा, ये ज्यादा इसकी वैल्यू कम, ये कम इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा। इसका अर्थ ये है कि जैसे जैसे आप सेंटर से बढ़ेंगे तो पृष्ठ तक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं मिलेगा, पृष्ठ पर मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, क्योंकि कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r होगा। लेकिन जब आप पृष्ठ से बाहर जाएंगे तो P पॉइंट की जो डिस्टेंस है स्मॉल r, गॉसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी स्मॉल r, वो कैपिटल R से ज्यादा हो जाएगी, तो व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण E की वैल्यू कम हो जाएगी। तो गोले के केंद्र से आप पृष्ठ तक आएंगे और पृष्ठ से जैसे जैसे बाहर जाएंगे, बाहर की ओर जाने पर P पॉइंट की दूरी बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू लगातार कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, जबकि गोली खोल के अंदर इनसाइड द स्फेरिकल सेल किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होती है। तो यहां हमने सीखा स्फेरिकल सेल की सरफेस पर पॉइंट P हो, गोली कवच के पृष्ठीय बिंदु पर पॉइंट P हो, गोली कवच के बाहर स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P हो, गोली कवच के अंदर स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P हो, तो तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, वो यहां और यहां से हो रही है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, सरफेस पर जब r इक्वल टू r है, स्मॉल r और कैपिटल R, तब E इक्वल टू ये होगा, और जब स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R है तब E की वैल्यू ये होगी। गोलीय कवच स्फेरिकल सेल एक खोखला गोला है। गोले और भी तरह के हो सकते हैं, यहां आपको और तरह के गोले दिखाई दे रहे हैं। ये सॉलिड स्फीयर है, देखो भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, सॉलिड स्फीयर है, ठोस
गोला है, खोखला नहीं है। गोला अगर ठोस है तो उसके अंदर भी मटेरियल है, जैसे कि लोहे की गेंद, अंदर भी मटेरियल है, तो चार्ज आप बाहर भी दे सकते हो और अंदर भी दे सकते हो। लेकिन अगर ये ठोस गोला कंडक्टर है, चालक है, ये लोहे की बॉल है, आपने अंदर चार्ज रख दिया, गोला चालक है, चल सकता है चार्ज, तो फिर कहां जाएगा वो चार्ज? हम पहले पढ़ चुके हैं, ये चार्ज बाहर निकलने की कोशिश करेगा, रिपेल होके, प्रतिकर्षित होके, और सबसे बाहर क्या है? सरफेस। तो चालक गोला है तो आप उसके अंदर कहीं भी चार्ज दे दो, वो सारा का सारा चार्ज उठ के कहां आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। चार्ज resides on the surface of conductor sphere whether it is hollow sphere or it is solid sphere। अगर गोला चालक है तो चाहे वो खोखला हो, सेल के रूप में हो, कवच के रूप में हो, चाहे वो ठोस गोला हो, दोनों ही कंडीशन में आप चार्ज कहीं भी दें, चार्ज बाहर निकलकर उसके स्फीयर पर, उसके सरफेस एरिया पर आ जाएगा, उसके पृष्ठ पर आ जाएगा। तो यहां कोई टेंशन नहीं, ये वाला गोला है तब भी रिजल्ट बदलेंगे नहीं। अगर इस वाले गोले से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है, वहां हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, उसके अंदर सारा का सारा चार्ज Q यहीं रखा होगा, तब भी रिजल्ट क्या होगा? यही वाला रिजल्ट आएगा, ये वाला रिजल्ट इससे मैच कर जाएगा। अगर हम इसके सरफेस पर, पृष्ठ पर रख देंगे यहां, तो R इक्वल टू R हो जाएगा, और ये यहां पॉइंट अगर P है, जैसे ये सरफेस पर अगर पॉइंट P है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यही है। इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू वही आएगी तो खोखले सेल के लिए आ रही थी, खोखले गोले के लिए आ रही थी, हॉलो स्फीयर के लिए आ रही थी। अगर अंदर कोई पॉइंट P है तो यहां आप देखेंगे, अगर हम गॉसियन सरफेस बना भी दें तो अंदर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज तो बाहर वाले इस स्फीयर की सरफेस पर है, चालक गोले के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहां कोई भी पॉइंट अगर हम पृष्ठ के अंदर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां क्या हो जाएगी? 0। तो चाहे खोखला गोला हो, चाहे ठोस गोला हो, अगर वो चालक है तो रिजल्ट बदलते नहीं। यहां इस केस में आएंगे, ये इंसुलेटर सॉलिड स्फीयर है, कुचालक ठोस गोला है। ठोस गोला है इसका मतलब उसके अंदर भी मटेरियल है, वो लोहे की गेंद है। ठोस गोले में वॉल्यूम होता है, खोखले गोले में उसका जो मटेरियल अंदर नहीं है, तो सारा का सारा जो कुछ भी उस गोले के पास है वो बाहर है। लेकिन यहां जब ठोस गोला है, ठोस गोले में मटेरियल अंदर है, मटेरियल अंदर है तो चार्ज वॉल्यूम में आ सकता है, उसके अंदर भी चार्ज दिया जा सकता है। ये और बात है कि वो गोला चालक हो, कंडक्टर हो, तो अंदर दिया गया चार्ज भी कहां आ जाएगा? बाहर सरफेस पर आ जाएगा। लेकिन गोला अगर कुचालक है, इंसुलेटर है, तो चार्ज इंसुलेटर में चल नहीं सकता, जहां आप चार्ज दोगे वहीं रह जाएगा। तो हमने क्यू चार्ज को यहां यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया है, समान रूप से वितरित किया हुआ है, तो पृष्ठ पर तो रहेगा ही, अंदर भी आप कुचालक गोले के, इंसुलेटर स्फीयर के जहां चार्ज रख दोगे वहां रहेगा। तो चार्ज अंदर भी होगा, चार्ज बाहर भी होगा। तो चार्ज न केवल सरफेस एरिया पर फैला हुआ है, आवेश केवल पृष्ठ क्षेत्रफल पर ही नहीं फैला हुआ है, आवेश आयतन के अंदर भी प्रवेश कर गया है। चार्ज इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द वॉल्यूम टू। तो यहां आयतन में भी आवेश का वितरण है। यहां जो चार्ज डेंसिटी होगी वो कौन सी होगी? लीनियर, रेखीय, सरफेसियल या वॉल्यूमेट्रिक। तो यहां वॉल्यूम में चार्ज फैला है तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होगी। यहां जो हमने क्यू चार्ज लिया है इस पूरे आयतन में वो फैला हुआ है, और पूरे आयतन में पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन पे कितना चार्ज है? पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या बोलते हैं इसको? हम पढ़े हैं पहले, रो। इसको बोलते हैं एकांक आयतन की जो आवेश घनत्व है उसको हम रो बोलते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सरफेसियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी या आयतन आवेश घनत्व को हम रो से बोलते हैं। और फायदा वही है, जो आयतन हमारे काम का होगा उस पूरे वॉल्यूम में अगर हम रो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस वॉल्यूम के अंदर जितना भी चार्ज होगा, जितना नेट चार्ज होगा, वो हमें पता चल जाएगा। ये बात ही सरफेसियल चार्ज डेंसिटी की। इस जो कुचालक ठोस गोला है, इंसुलेटर सॉलिड स्फीयर है, इस पर भी हम 3 पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये पॉइंट P, यहां आप देखेंगे जो पॉइंट P की डिस्टेंस है वो स्मॉल r है,
और वो इस स्फीयर, ये वाला स्फीयर हमारा ओरिजिनल स्फीयर है, इस स्फीयर की रेडियस है कैपिटल आर। इस पॉइंट पी को हमने चुना है तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। इस गोले की रेडियस तो आर ही है, इससे ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है। एक पॉइंट हम ऐसा भी चुन सकते हैं पी कि आर इक्वल टू आर हो। तीसरी स्थिति हम पी की ये भी चुन सकते हैं कि पी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर है, अंदर आ गया, ये पी यहां है और यहां पी देखेंगे आप स्मॉल आर, ये आर जो पी पॉइंट की डिस्टेंस है सेंटर ओ से, सेंटर ओ मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन अब हम अच्छे से पहचान रहे हैं कि सेंटर क्या कहलाएगा, इसका ओ पॉइंट हम सेंटर मानते हैं। सेंटर से पी की डिस्टेंस है जो आर, वो गोले की जो त्रिज्या है, स्फीयर की जो रेडियस है कैपिटल आर, उससे यहां कम है, ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है। तो तीनों पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। अगर हम इस पी पॉइंट को लेते हैं तो इस पी पॉइंट से गॉसियन बंदोबस्त गोली खींचते हैं। गॉसियन बंदोबस्त खींचते हैं तो इसके अंदर चार्ज देखें कितना आया, इसके अंदर ये पूरा चार्ज है और पूरा चार्ज क्या है, क्यू है। ये क्यू चार्ज इधर भी है जो केवल सरफेस पर फैला है, क्यू चार्ज इधर भी है जो ना केवल सरफेस पर फैला है बल्कि वॉल्यूम में भी है, अंदर भी फैला हुआ है। लेकिन इस बड़े गोले पी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो गॉसियन बंदोबस्त चुनना पड़ेगा जो बिंदु पी से होकर निकलता है। तो ये बड़ा गॉसियन गोला है जो गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर टोटल चार्ज तो क्यू ही आ रहा है, चाहे वो वॉल्यूम में अंदर भरा हो चाहे सरफेस से भरा हो, इस बड़े गोले के तो सब अंदर है। अगर ऐसा है तो टोटल चार्ज क्यू यहां भी है, तो यहां भी ई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वाली वैल्यू बदलेगी नहीं, चाहे खोखला गोला हो कंडक्टर हो, चाहे ठोस गोला हो सॉलिड स्फीयर हो लेकिन कंडक्टर हो, चाहे इंसुलेटर सॉलिड स्फीयर हो, कुचालक हो और ठोस गोला हो, तब भी बाहर अगर पॉइंट पी है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा इतनी ही रहेगी। निकालने का तरीका वही, इस पॉइंट पर आप छोटे छोटे डीएस सेलेक्ट कर लें, फिर ई इंटू डीएस से इंटीग्रल कर दें, सारे के सारे जोड़ दें तो ई इंटू 4πr² आपका आ जाएगा। फाई की वैल्यू आपकी डेफिनेशन से आ जाएगी ई इंटू 4πr², स्मॉल आर का स्क्वायर। चार्ज क्यू है, गॉस के लॉ से जब आप निकालोगे तो टोटल इनसाइड चार्ज क्यू ही है पूरा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर और वैक्यूम है, इन दोनों को आप इक्वेट करेंगे तो यही का यही फॉर्मूला निकल के आएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अभी तक किसी भी कंडीशन में यदि आर ग्रेटर देन है, आप स्मॉल आर की वैल्यू पॉइंट पी की डिस्टेंस गोले की त्रिज्या आर से ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बदल नहीं रहा है। अगर हम सरफेस पर आ जाएं, अगर सरफेस पर आ जाए तो भी क्या कोई चेंज नहीं हुआ, इस सरफेस के अंदर चार्ज वही का वही है क्यू, सरफेस के अंदर आओगे तो चार्ज कम होना है, यहां तो चार्ज वही का वही है। इस सरफेस के अंदर जो पी पॉइंट है, इस गोले पर चार्ज कितना है, पूरा क्यू, तो अंदर कितना है क्यू। सरफेस का मतलब ये नहीं कि इधर बनाया हुआ है तो आप समझो इसके तो ये ऊपर बना है, ये सारे के सारे चार्ज कहां है, ऐसे सरफेस पर है। सरफेस पर हम बना नहीं सकते हैं, चारों तरफ गोले की सरफेस कहां झांकने जाओगे, तो ये यहां पॉइंट पी है तब भी अंदर पूरा क्यू चार्ज है, और जब तक पूरा क्यू चार्ज अंदर है तो रिजल्ट नहीं बदलते। सरफेस पर कोई पॉइंट पी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां भी वही रहेगी, कुचाला गोला है तब भी वही रहेगी। इन दोनों रिजल्टों में कोई चेंज नहीं आएगा। सरफेस पर अगर पॉइंट पी है तभी कितना रहेगा, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही रिजल्ट आने वाला है। अब अगर ये इंसुलेटर सॉलिड स्फीयर है, कुचालक ठोस गोला है और इसके अंदर हमने पॉइंट पी ले लिया, पॉइंट पी सिलेक्ट किया और कंडीशन ये रही, ये स्मॉल आर डिस्टेंस इज लेस देन कैपिटल आर, स्मॉल आर डिस्टेंस कैपिटल आर गोले की त्रिज्या से छोटी है, मतलब ये पॉइंट पी गोले के अंदर है। अब आप झांके, अब अगर आप देखेंगे चार्ज बदल गया। अब इस गोले के अंदर ये वाला गोला, इसको मैं थोड़ा गहरा कर रहा हूं, ये अंदर वाला गोला है, इस गोले के अंदर आने वाला चार्ज बदल गया, क्योंकि इस गोले के बाहर ये सब चार्ज बाहर निकल गया और अंदर तो केवल ये वाला चार्ज रहेगा। इस चार्ज का कैलकुलेशन कैसे करें, हमारे पास पता है पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, पर यूनिट वॉल्यूम कितनी आती है, रो,
अगर हम इस पूरे वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में सफल हो गए, उस वॉल्यूम को उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस गोले के अंदर वाला चार्ज हमें पता चल जाएगा। प्रोसेस वही, ये इस पॉइंट पी पर यहां बहुत सारे हम स्मॉल एरिया एलिमेंट चुन लेंगे, स्मॉल एरिया एलिमेंट चुन लेंगे और एक एलिमेंट के लिए फ्लक्स निकाल लेंगे d5, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो पहला जो इक्वेशन 1 आपको प्राप्त होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। लेकिन यहाँ जो R है, यहाँ जो R है वो कैपिटल R से छोटा है। ये आपको समझना बहुत आसान है, हर बार सब जैसी कैलकुलेशन एक जैसी करेंगे। यहां देखेंगे इस छोटे से एरिया, मान लीजिए हम इस छोटे से एरिया को सिलेक्ट करते हैं, इस एरिया का फ्लक्स मान लेंगे d5 E इक्वल टू इस छोटे से एरिया के लिए हम E को मान लेंगे कांस्टेंट E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसका गोली पृष्ठ का रूल ही है E और ds, जो वेक्टर की डायरेक्शन है, दिशाएं हैं, वो एक सी होती है। खोलेंगे इसको, d5e इक्वल टू E ds cos थीटा, ये स्केलर फॉर्म हो गई। d5e इक्वल टू E ds cos 0 की वैल्यू 1, तो मैं यहां लिख ले रहा हूं, शॉर्ट कर रहा हूं। फिर आप इस इक्वेशन को ऐसे ऐसे सभी बहुत सारे यहां सिलेक्ट करोगे। जिस भी गॉसियन पृष्ठ की बात हो रही है, यहां छोटी गॉसियन पृष्ठ है, अंदर इंटीग्रेशन कर लोगे इसका, इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो ये 5e आ जाएगा इक्वल टू E इंटू ये ds, बंद पृष्ठ है तो आप बंद का साइन बना लें इंटीग्रेशन में। इस ds की पूरी वैल्यू, सारे ds इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होंगे। और ये r कौन सा होगा, जिस गोले को आप चुन रहे हो उसकी रेडियस, केवल ये वाली रेडियस। ये वाली रेडियस क्या है, स्मॉल r। कंफ्यूज नहीं होना, एक बार r हम कैपिटल R से कम ले रहे हैं और एक बार r हम कैपिटल R से बड़ी ले रहे हैं। अभी हम जो केस ले रहे हैं उसमें कैपिटल R से ये वाला r छोटा है, तो 5e आपका आएगा E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, जहां वेयर R इज लेस देन कैपिटल R। ये आपका समीकरण 1 है। इक्वेशन 2 आपका आएगा गॉस लॉ से, y गॉस लॉ से आपको आएगा 5e इक्वल टू इनसाइड चार्ज जब Q नहीं है, बहुत सारा हिस्सा बाहर जा चुका है, इस छोटे वाले गोले का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्मॉल आर लिया है हमने, ये वाला 4 पाई आर क्यूब, तो छोटा ही गोला हम सिलेक्ट कर रहे हैं, इनटू जितना वॉल्यूम है उसमें पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज का मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का गुणा कर दो, ये इनसाइड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आप पूरा क्यू ना लेके हम चार्ज कितना ले रहे हैं, 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाला ले रहे हैं। तो एप्सिलॉन नॉट चूंकि नीचे है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5e इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो, और एप्सिलॉन नॉट को इसके साथ भी लिख सकते हैं 3 के साथ, तो ये भी नीचे है और ये भी नीचे जाएगा। ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दें। इक्वेट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है साई 5e, राइट हैंड साइड इसको पहले लिख लेता हूं क्योंकि मुझे e की वैल्यू चाहिए, तो e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 5e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है। देखिए आप 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, तो केवल एक आर बचा रहेगा। तो E इक्वल टू आ रहा है रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये थर्ड इक्वेशन है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी है इस पॉइंट P पर जो कुचाला गोले के अंदर है। रो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है। यहां आप देखेंगे जो महत्वपूर्ण चीज है, A प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है, क्योंकि रो और एप्सिलॉन नॉट और 3 ये सब कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो बराबर हटता है तो प्रोपोर्शनल का साइन आता है। E प्रोपोर्शनल टू r है। अभी तक हम पढ़ रहे थे P पॉइंट की डिस्टेंस ज्यादा जाओगे, R स्क्वायर के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो ई घटेगा। लेकिन कुचालक ठोस गोले के अंदर ई प्रोपोर्शनल टू आर है। मतलब यहां से आप चलना शुरू करोगे, जैसे जैसे आपका स्मॉल आर बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी और इस पी पॉइंट तक बढ़ेगी। इस पी पॉइंट पर, ये पी पॉइंट कहां आ गया? सरफेस पर आ गया, जो हमारा गोला उसकी सरफेस पर आ गया। और जब सरफेस पर आ जाएगा तो ई की वैल्यू अब चेंज होके ये ई का जो इक्वेशन है अब नहीं लगेगा, अब हमारा ये इक्वेशन लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि स्मॉल आर इक्वल टू आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε/Q/r² होती है। अब यहां से आगे जाओगे, यहां से आगे जब इसकी तरफ बढ़ोगे तो इस पी पॉइंट जो बाहर की ओर है हमेशा कौन सा लग रहा है? ये वाला। तो ये वाला इक्वेशन बाहर लगेगा गोले के, ये वाला इक्वेशन गोले के पृष्ठ पर लगेगा और ये वाला इक्वेशन गोले के अंदर लगेगा। तो अगर आप कोई बोलता है कि गोले के सेंटर से जो कुचालक गोला है, सॉलिड इंसुलेटर स्फीयर है, उसके स्फीयर से तुम चले तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी। यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो ये वाला सूत्र फॉलो होगा और ई प्रोपोर्शनल टू आर होगा। यहां जब आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो जाएगी। इसके बाद जब बाहर निकलोगे पी पॉइंट के लिए तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो जाएगी। अब यहां तो स्मॉल आर बड़ा है, कैपिटल आर छोटा है, तो गोले के बाहर जाओगे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के। गोले के बाहर जब जाओगे तो दूरी बढ़ेगी पी पॉइंट की, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। लेकिन गोले के अंदर जब आप सेंटर से परिधि तक आओगे, इस छोटे गोले की जब तक सरफेस तक आओगे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी। सरफेस पर ये हो जाएगी, सरफेस के बाहर कोई पॉइंट भी है तो ये हो जाएगी। गोले के अंदर आर के साथ बढ़ेगी और गोले के बाहर आर के साथ कम होती जाएगी। तो फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको ये मिल सकता है। ये हुई बात इंसुलेटर सॉलिड स्फीयर की, कुचालक ठोस गोले की। अब हम आते हैं, अगर खोखला कुचालक गोला है, होलो सेल है कुचालक इंसुलेटर, अंदर तो कुछ है नहीं, चार्ज कहां दोगे? मटेरियल होगा तभी तो चार्ज दोगे। अगर खोखला कुचालक गोला भी है तो मजबूरी है फिर आपको चार्ज कहां देना पड़ेगा? सरफेस पर। अंदर तो कुछ है ही नहीं, खोखला है, कुचालक गोला है लेकिन खोखला है, तो सारा चार्ज कहां आएगा? सरफेस पर ही आएगा। सरफेस पर आएगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन शर्त है हमारी सममित रूप से वितरित, तो चार्जों को बराबर बराबर दूरी पर हमें रखना ही पड़ेगा। तो ये वाला व्यवहार, ये वाला व्यवहार और ये वाला व्यवहार एक से हो जाएगा। देखो यहां भी चार्ज सरफेस पर है, चालक ठोस गोले में, चालक खोखले गोले में भी चार्ज कहां है? सरफेस पर है। कुचालक खोखले गोले में, इंसुलेटर हॉलो स्फीयर में भी चार्ज कहां है? बाहर। तो फिर कौन से इक्वेशन लागू होंगे? इंसुलेटर हॉलो स्फीयर के लिए भी यही सूत्र लागू होंगे। इस आर इज ग्रेटर देन आर तब ये, आर इक्वल टू आर तब ये, और अगर अंदर कोई आर स्मॉल देन आर है, अंदर कोई पॉइंट भी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो यहां भी आप देखें, मान लो यहां ये पॉइंट भी है, यहां गॉसियन सरफेस आप बनाओगे लेकिन इसके अंदर चार्ज तो है नहीं, खोखला है बोला तो फिर चार्ज अंदर तो है ही नहीं, चार्ज तो कहां है? बाहर। अंदर चार्ज जब Q बराबर 0 होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 होती है। सभी तरह के स्फीयर्स के लिए आपने गॉस के लॉ को यूज किया। अब आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो लेक्चर से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।